नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन तक अपने हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि हमने पाठ 5 जो है पढ़ लिए हैं और उन सभी को हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़कर उनके भावार्थ, उनके कठिन शब्द और एक तरह से जो गद्यखंड से रिलेटेड चैप्टर हैं उनको भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, उनके भी प्रश्नों उत्तर हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने ये जो 5 पाठ हैं, ये जो 5 चैप्टर हैं वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो अच्छे से इन 5 चैप्टर्स को पहले अपनी कॉपी में कर लें, जो आपके हिंदी एक तरह से जो लिटरेचर की, जो साहित्य की जो आपकी कॉपी है उसमें कर लें। और आज हम यहाँ पर आपके हिंदी व्याकरण का दूसरा टॉपिक सर्वनाम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले जो अपना सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था हिंदी व्याकरण में, वो था भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसमें हमने भाषा के बारे में जाना था, लिपि के बारे में जाना था, बोलियों के बारे में जाना था। फिर हमने व्याकरण के विषय में आपको बताया था कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप में प्रयोग का ज्ञान करते हैं। तो देखिए, उसमें व्याकरण के 3 अंग मैंने आपको बताए थे, जिसमें पहला अंग था वर्ण विचार। तो वर्ण विचार टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद वर्ण विचार के बाद आता है आपका शब्द विचार। तो शब्द विचार जो एक टॉपिक है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें आपके बहुत सारे अलग अलग तरह के शब्द आते हैं। तो इस टॉपिक को मैं आपको पूरा अलग से करवाऊंगी आपको ये पूरा टॉपिक। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर संज्ञा पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा भी एक तरह के शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? नाम वाले शब्द हैं, कि किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा टॉपिक हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ भी आया होगा और आप सभी ने किया होगा। तो आज हम यहाँ पर अपना दूसरा टॉपिक व्याकरण का, देखिए जिन बच्चों के पास अभी हिंदी व्याकरण की नोटबुक है वो नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो रफ नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। तो आज हम यहाँ पर दूसरा टॉपिक अपने हिंदी व्याकरण का ले रहे हैं, जिसका नाम है सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम आपने पहले भी पढ़ा है, ऐसा ये कोई आपका कोई नया टॉपिक नहीं है। सर्वनाम आपने पहले भी पढ़ा है। तो किस किस बच्चे को सर्वनाम की परिभाषा आती है, जरा एक बार हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे जिस जिसको सर्वनाम की परिभाषा आती है। यस, मैं देख पा रही हूं कि काफी सारे बच्चे हैं जिन्हें सर्वनाम की परिभाषा आती है। तो देखिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तब से ही हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ाया जाता है। तो यहाँ तक जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो हम सर्वनाम के लिए कहते हैं कि किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा के, देखिए नाम के भी ऊपर बोला जाता है तो उसे कहा जाता है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए, आज हम यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे और उसके बाद सर्वनाम के भेदों को, जिस तरह से हमने संज्ञा के भेदों को पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से हम सर्वनाम के भेदों को पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद किस किस को याद है? क्योंकि देखिए, आगे पढ़ना ये नहीं कि इसका मतलब आप पीछे का भूल गए। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप पीछे का भूल गए। और खास तौर पर हिंदी व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, आपस में रिलेटेड होती हैं। तो आपको सारी चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आपको संज्ञा के भेद किस किस को याद है? कितने भेद मैंने बताए थे? हैंड रेज करेंगे जिसको भी संज्ञा के भेद कितने होते हैं ये याद है,
क्योंकि मैंने प्रॉपर आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट डाउन भी करवाया है और अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी यहाँ पर किया है, विद एग्जाम्पल्स बताया है। मैं देख पा रही हूँ काफी कम बच्चे हैं जिन्हें संज्ञा के भेद याद है। तो देखिए, इतनी जल्दी नहीं भूलना है बच्चे, इसीलिए कहती हूँ कि नोट डाउन साथ के साथ करो और घर पर जाकर रिवाइज करो। तो हमारा आज का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा। तो क्या है सर्वनाम की परिभाषा? क्या कहा हमने सर्वनाम की परिभाषा में? सर्वनाम की परिभाषा में हमने कहा यानी कि जिनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि एक चीज मैं आपको कहती हूँ कि सुमित अच्छा लड़का है। सुमित कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। सुमित गुरुजनों का आदर करता है। सुमित अपने माता पिता का सम्मान करता है। सुमित अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर कुछ पंक्तियां बताई, कुछ पंक्तियां मैंने कही और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही शब्द, एक ही नाम, एक ही शब्द, एक ही नाम बार बार प्रयोग हो रहा है। एक ही शब्द, एक ही नाम बार बार प्रयोग हो रहा है। वो नाम है सुमित। जैसे मैंने आपको बताया कि सुमित अच्छा लड़का है, सुमित कक्षा में प्रथम आता है, सुमित अपने गुरुजनों का आदर करता है। तो देखिए, जब मैं बार बार यहाँ पर सुमित नाम ले रही हूँ तो जो सुमित आपका यहाँ पर नाम है, तो जो आपका सुमित नाम है वो क्या कर रहा है? वो सुमित नाम यहाँ पर थोड़ा सा अस्वाभाविक लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बार बार आपसे इस तरह से कह रही हूँ। तो अगर मैं सुमित के स्थान पर, सुमित की जगह पर अगर मैं कहूँ कि वह सुमित अच्छा लड़का है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, वह अपने माता पिता का आदर करता है और वह अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो लाइन है, जो पंक्तियां हैं, वो अच्छी लगने लगेंगी, पढ़ने में समझ में अच्छे से आएंगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर कहा कि संज्ञा के स्थान पर, तो मैंने सुमित के स्थान पर क्या प्रयोग किया? वह शब्द का प्रयोग किया सुमित के स्थान पर। ठीक है, तो सुमित के स्थान पर मैंने वह शब्द का प्रयोग किया। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया सर्वनाम, तो इसको नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले सभी संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा को नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सर्वनाम की परिभाषा क्लियर हो चुकी है सभी को कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वनाम के जिस तरह से मैंने आपको बताया कि संज्ञा, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, लेकिन कभी हम एक पूरे ग्रुप का नाम लेते हैं, कभी हम एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, कभी हम किसी पदार्थ, किसी वस्तु का नाम लेते हैं। तो उसी के आधार पर हमने संज्ञा के भेद बनाए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बिल्कुल उसी तरह से सर्वनाम के भी, क्योंकि सर्वनाम कहीं पर वह होता है, कहीं पर तुम होता है, कहीं पर मैं होता है, कहीं पर उसे होता है, कहीं पर आप होता है, कहीं पर तुम्हें होता है। तो इनके आधार पर ही सर्वनाम के 6 भेद हमने यहाँ पर बताए हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। परिभाषा के बाद तुरंत आप ये लाइन लिखेंगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं उनको भी आप लिखते जाएंगे। आप देख सकते हैं जो सर्वनाम के 6 भेद यहाँ पर मैंने बताए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं जो आपका पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसको आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3, ऐसे 1 2 3 करके आप लिखेंगे। आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखेंगे।
आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, पहला आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आप लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आप लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा आप लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा आप लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा भेद आप लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो इनको नोट डाउन कीजिए, यानी कि ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे सीधे इन्हें नोट डाउन करेंगे। तो मैं आशा करती हूं कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने अपनी कॉपी में। तो सबसे पहला भेद हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? तो देखिए, सभी पहली हेडिंग डालेंगे अपनी नोटबुक में, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहली हेडिंग, ये 6 के 6 भेद आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब सब लोग पहली जो हेडिंग है पुरुषवाचक सर्वनाम डालेंगे, और उसके बाद हम पुरुषवाचक सर्वनाम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? अब देखिए, मैंने यहाँ पर बताया कि सर्वनाम शब्द हम प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर। तो संज्ञा यानी कि आपका जो संज्ञा शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हम किसी का नाम लेते हैं तो हम कैसे, मैं, आप, तुम, वह, तुम्हें, ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर वही सर्वनाम शब्द आते हैं जो वक्ता अर्थात जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो बात को बोल रहा है, जो बोल है, एक शब्द अपने लिए प्रयोग करता है, दूसरा श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, तीसरा अन्य किसी जिसके बारे में बात कर रहा हो उसके लिए प्रयोग करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरह के सर्वनाम शब्द आते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर 3 तरह के सर्वनाम शब्द आते हैं। वक्ता के लिए यानी कि जो बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, श्रोता के लिए जो सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है, और किसी अन्य तीसरे के लिए जिसके बारे में बात की जा रही हो। अब देखिए, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कुछ उदाहरण लिखे हैं, इन्हें भी आप नोट डाउन करें। जैसे मैं, हम, वे, वह, तुम, तुमसे, उसे, उसको, आप आदि, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये एग्जाम्पल जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि इसके बाद जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आप तभी उसे समझ पाएंगे जब आप इन एग्जाम्पल्स को लिखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जो होता है वो वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए यानी कि सुनने वाले के लिए जो उसकी बात को सुन रहा है, और अन्य तीसरा व्यक्ति जिस उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ आ रही है परिभाषा? हैंड रेज करके बताएंगे एक बार में, परिभाषा समझ आ रही है पुरुषवाचक सर्वनाम की? मैम आपको आवाज आ रही है? आ रही है बच्चा? गुड मॉर्निंग मैम। आपने हैंड रेज किया था जब मैंने आपको कहा कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है? यस, वेरी गुड। तो देखिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सर्वनाम, और सर्वनाम का पहला भेद पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया कि 3 तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक वक्ता यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, एक श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, एक अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है यानी कि जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसके उदाहरण है जैसे मैं, हम, तुम, तुमसे, उसे, आप, उसको, आपका आदि, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे जरूर नोट डाउन करें।
उदाहरण को जरूर नोट डाउन करें आप सभी। तो देखिए, मैंने तुमसे कल ही कहा था कि उसे आज बुला लेना। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि उसे आज बुला लेना। अब एक केवल ये वाक्य है, इसे नोट डाउन कीजिए। इस वाक्य को जरूर नोट डाउन करें, तभी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ आएगा। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि उसे आज बुला लेना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पुरुषवाचक जो आपका सर्वनाम है उसके लिए केवल एक मैंने आपको ये उदाहरण दिया है कि मैंने तुमसे कल ही कहा था। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ जो शब्द हैं उनको हाईलाइट किया गया है, जैसे मैंने। आप सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है? सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है ये? मैंने तुमसे, कुछ शब्द जो हाईलाइट किए गए हैं, हाथ नीचे कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि उसे आज बुला लेना। तो यहाँ पर मैंने तुमसे कल ही कहा था कि उसे आज बुला लेना। अब ये जो मैंने शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है? वक्ता, अर्थात जो बोलने वाला व्यक्ति है वो अपने लिए प्रयोग कर रहा है कि मैंने कहा था। तुमसे, किससे कहा था? तुमसे, यानी कि सुनने वाले से कह रहा है कि मैंने तुमसे कल ही कहा था। तुमसे, यानी कि तुमसे शब्द है श्रोता के लिए, जो सुन रहा है उसे कह रहा है कि मैंने तुमसे कल ही कहा था कि उसे बुला लेना। उसे, यानी कि किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है कि उसे आज बुला लेना, उसे। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाक्य में मैंने शब्द का प्रयोग वक्ता के लिए, अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के लिए, तुमसे शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए, और उसे शब्द का प्रयोग श्रोता के, यानी कि किसी श्रोता से जो बात कही जा रही है किसी अन्य के बारे में, उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आप देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। श्रोता, वक्ता के लिए, श्रोता के लिए, और अन्य तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है। अब जब 3 तरह के सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसी के आधार पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके हमने 3 भेद यहाँ पर बताए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हमने यहाँ पर बताए हैं। सबसे पहला है आपका उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है आपका मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा है आपका अन्य पुरुषवाचक। सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है? और बिल्कुल इसी तरह से नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उसके नीचे लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे जो श्रोता के लिए, जो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो किसी अन्य तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस तरह से संज्ञा के 5 भेद मैंने बताए थे आप लोगों को, उसी तरह से सर्वनाम के भी 6 भेद बताए हैं। और सर्वनाम के 6 भेदों में जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी 3 भेद यहाँ पर बताए हैं, क, ख और ग। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोल रहा है, जो वक्ता है। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जिससे बात कर रहा है, जिससे वो बात कर रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन, जिस तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं उसे थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। और इस तरह से अगर आप बना लेंगे अपनी एक नोटबुक में चित्र, तो आपको बहुत ही आसानी से ये हमेशा याद रहेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये
इस तरह का चित्र आप अपनी एक कॉपी में बना सकते हैं, सुंदर सा, जिससे आपको जैसे ही आप अपनी व्याकरण की नोटबुक खोलेंगे, कभी कुछ चीजें होती है जब मैं कहती हूँ कि आप इसको हेडिंग डालिए, इसको हाईलाइट कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, इससे क्या होता है, जब आप कॉपी खोलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीजें जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और उन पर आपकी नजर जाती है और वो जल्दी आपको याद भी हो जाते हैं। तो तीनों भेद आपने नोट डाउन कर लिए। अब हम शुरू करते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। कह तो दिया कि वक्ता के लिए कहते हैं, लेकिन एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, तो विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पीछे छूट गया कोई बात नहीं, उसको घर पर कर लीजिए, क्योंकि वो इसी में से आपने लिखना है। तो पहला है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क। तो देखिए इसको बिल्कुल इसी तरह से नोट डाउन करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। हेडिंग डालेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके आगे लिखेंगे वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और देखिए यहां पर आप यहां पर लिखेंगे इस तरह से कि जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अर्थात वक्ता, बोलने वाला व्यक्ति अर्थात वक्ता अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो अपने लिए, अब देखिए हम अपने लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी तो मैं, ठीक है, हम, हमारा, मेरा, ठीक है, या मैंने, ये सारे शब्द क्या है, ये वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है। तो इसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर साथ में लिखे हैं, ये भी नोट डाउन करेंगे कि जो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है जिन सर्वनाम शब्दों का, उन्हें हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियरली समझ आ रहा है सभी को? ऐसे ही हाँ नहीं बोलेंगे, अगर समझ आ रहा है तभी हैंड रेज करेंगे। समझ आ रहा है सभी को? एग्जाम्पल देखिए, वेरी गुड। एग्जाम्पल देखिए, मैं कक्षा 6ठी का छात्र हूं। मैं कक्षा 6ठी का छात्र हूं। मैं, अब आप जो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं कक्षा 6ठी का छात्र, हाथ नीचे कर लीजिए बच्चा, नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ, केवल हैंड रेज ही नहीं कर रहा है। मैं कक्षा 6ठी का छात्र हूं। तो आप अपने बारे में बता रहे हैं, आप हैं वक्ता, बोलने वाले व्यक्ति हैं। मैं कक्षा 6ठी का छात्र हूं और हमारी कक्षा कल पिकनिक के लिए जाएगी। हमारी कक्षा के छात्र कल पिकनिक के लिए जाएंगे। हमारी, अब आप अपनी कक्षा के बारे में बता रहे हो, हमारी कक्षा के छात्र कल पिकनिक के लिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं और हमारी। तो दोनों ही शब्द वक्ता ने अपने लिए प्रयोग किए हैं, बोलने वाले व्यक्ति के लिए ने अपने लिए प्रयोग किए हैं। तो इसीलिए इसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। इसी तरह से अब दूसरा इसका भेद आता है। दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हेडिंग डालेंगे दूसरी और लिखेंगे ख, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम? अब देखिए हमने कहा जो श्रोता के लिए यानी कि सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, इसी तरह से लिखेंगे बिल्कुल, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात जो बोल रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने तुमसे कल ही कहा था कि आज उसे बुला लेना। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि आज उसे बुला लेना।
तो मैंने कहा था तो मैं वक्ता हूं, यानी कि मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रही हूं। तुमसे यानी कि आप श्रोता हैं, तो आपसे मैं कह रही हूं, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ आ रहा है आप सभी को? कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो जरूर क्लियर करें और नोट डाउन साथ के साथ करें। जैसे तू हम आपस में यूज करते हैं ना, क्या खा रहा है तू? तुम, तुमने, तुमसे, तुम्हारा, आप, आपने, आपसे, ये सारे शब्द क्या है? आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? मध्यम पुरुषवाचक, यानी कि वक्ता बोलने वाला व्यक्ति जो दूसरे से जिससे वो बात कर रहा है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का वो प्रयोग करेगा उन्हें कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तू, तुम क्या कर रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? तो तुम, तू, आप, आपने, आपसे, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा। ठीक है, तो ये सब शब्द है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका देखिए, इसी में आप देखिए एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि तुम भी हमारे साथ पिकनिक चलना। मैंने आप लोगों से कहा कि कल हमारी कक्षा के छात्र पिकनिक पर जा रहे हैं। हमारी कक्षा के यानी कि उत्तम पुरुष। उसके बाद अभी मैं कह रही हूं कि तुम भी हमारे साथ पिकनिक पर चलना। तुम भी, मैं तुमसे कह रही हूं, तुम श्रोता हो, तो तुम शब्द है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज जो दो महत्वपूर्ण सर्वनाम पढ़े, उनमें हमने सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम है वो पढ़ा, और पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने दो भेद यानी कि आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम और मध्यम पुरुष सर्वनाम को हमने क्लियर किया। और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।